हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर ऑल वेल एंड हेल्दी। आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड। और आप जैसे कि आपको पता ही एनवीएस की हमारी क्लासेस चल रही हैं, ये टीजीटी सोशल साइंस, और यहाँ पर पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। फिलहाल चल रहा है यहाँ पर सिविक्स। हिस्ट्री हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं की है तो फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज भी हैं वहाँ पर, और सिविक्स की जो अदर क्लास है प्रीवियस, वो भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम जो लिंक है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वहां पर पीडीएफ वगैरह जो है वहां पर मिल जाती है आपको, ठीक है ना। तो स्वागत है आपका मेरी इस क्लास में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक है हमारा चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की चुनौतियां। ठीक है, लोकतंत्र के सामने कुछ चुनौती आती हैं। वो क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, हम उनको इस चैप्टर में तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसे कि आपको पता है लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र जो होता है उसमें जो मेन जिसके पास पावर होती है वो होती है जनता। ठीक है, यानी जो आम लोग होते हैं उनके पास पावर होती है, और जनता के लिए और जनता द्वारा शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र। अब यहाँ पर बात ये आती है जनता कैसे, क्योंकि जनता का ही एक क्या होता है, प्रतिनिधि। ठीक है, जो क्या करेगा, पूरी सरकार को चलाने का काम करता है या फिर सरकार में आता है, जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमारा जो लोकतंत्र होता है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चीज मेन होती है कि यहाँ पे प्रतिनिधि का चुनाव होता है, जो पूरे देश को पूरी जनता की तरफ से क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यानी कह सकते हैं कि उस प्रतिनिधि को हमने चुना है, जनता ने चुना है, और जनता के जो थॉट्स हैं, जनता के जो विचार हैं, वो उस पर्टिकुलर पर्सन या उस पर्टिकुलर पार्टी से रिलेट कर रहे हैं, और फिर वो पार्टी और वो जो प्रतिनिधि है वो मिलकर सरकार चलाएंगे। ठीक है, दलों के बारे में आपको पता ही है, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं बहुत सारी लोकतांत्रिक देश में। वैसे तो हमने पार्टी सिस्टम पढ़ लिया है, बट फिर भी हम यहाँ पर आज बात करेंगे चुनौतियों से रिलेटेड कि लोकतंत्र जो है उसके सामने कुछ समस्याएं आती है, तो क्या क्या समस्याएं हैं। हालांकि विश्व में बहुत सारे देशों में आजकल लोकतंत्र वाली व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन लोकतंत्र क्या है, शासन करने की एक प्रणाली ही तो है। किसी देश को चलाने के लिए, किसी देश का शासन चलाने के लिए एक व्यवस्था है जिसको कहते हैं लोकतंत्र। जैसे कि हो सकता है राजतंत्र, बहुत टाइम पहले राजतंत्र था। ठीक है, काफी देशों में तो काफी टाइम तक राजतंत्र रहा, फिर काफी ज्यादा लोगों ने आंदोलन किया, काफी विद्रोह हुआ, उसके बाद वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो यही सारी चीजें हैं। फिर भी जहां इसकी स्थापना हो चुकी है उन देशों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, कोई बड़ी व्यवस्था नहीं होती इसके अगेंस्ट, इसलिए लोकतंत्र को ही लोकतंत्र मेन होती है, मेन व्यवस्था है शासन करने की। लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां, बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिली हैं। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे उन्हीं कमियों को, इसके अलावा उनके सुधार के लिए इम्प्रूवमेंट उनमें कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको लोकतंत्र के सिद्धांत बता देती हूँ। क्या है ये लोकतंत्र के सिद्धांत, क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो पहला यहाँ पर विधि का शासन। आपको पता है विधि का शासन मेन होता है इसमें। ठीक है, लोकतांत्रिक देश है हमारा जहां पर विधि यानी कानून की व्यवस्था की गई है, और इसके लिए विधायिका भी है। तो कोई अगर गड़बड़ी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो फिर विधायिका क्या है, कानून बनाने का काम करती है, और उसके थ्रू ही फिर आगे शासन चलाया जाता है। विधायिका के थ्रू सारी चीजें देखी जाती हैं। दूसरी बात है यहाँ पर प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत। प्रतिनिधि सरकार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनता द्वारा हमारे तरफ से एक व्यक्ति सेलेक्ट किया जाता है, कोई पार्टी सेलेक्ट की जाती है, और उसको ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है किसकी, पूरे देश को चलाने की। यानी वो जो व्यक्ति जो हमने सेलेक्ट किया है वो पूरी जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, पूरी जनता चाहती है कि वही व्यक्ति देश पर रूल करे, वही जो दल है वो देश पर रूल करे, और उस हिसाब से हमारे लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाए। थर्ड है उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत। ठीक है, उत्तरदायी सरकार का जो सिद्धांत है वो 1688 में इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति आई थी उसके बाद से लाया गया है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जिसमें सरकार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, देश को चलाने की। फोर्थ अगर हम बात करें तो ये बात होगी प्रतियोगी सरकार। एक लोकतांत्रिक सरकार में प्रतियोगी सरकार भी होती है, मतलब हमारे पास सिर्फ कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हमारे पास और भी राजनीतिक दल हैं जो हमेशा सत्ता में प्रतियोगिता के तौर पर बने रहते हैं। जैसे कि जिसकी सरकार है, ठीक है, सरकार होने के बावजूद भी विपक्ष में सरकार होती है जो कि
देश में जो भी चीजें गलत हो रही है उसका क्या करती है, आलोचना करती है और विरोध करती है। इसके अलावा काफी सारे जो राजनीतिक ग्रुप हैं, पार्टीज हैं, वो इस चीज को मतलब एक सरकार खाली नहीं बैठ सकती ये सोचकर कि अब मेरी ही सरकार चलती रहेगी, उसको कुछ ना कुछ काम करते रहना पड़ेगा ताकि सभी पार्टीज में प्रतियोगिता बनी रहे, सब अपनी अपनी पार्टी को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे, चलाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत। इसका मतलब होता है जो लास्ट पावर है, अंतिम शक्ति जो है, अंतिम शक्ति किसके पास है, जनता के पास ही होगी। लोकप्रिय संप्रभुता यानी इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र है तो इसमें जो पूरा का पूरा पावर है वो किसके पास है, जनता के पास ही होगा। ठीक है, यानी शक्ति जो है किसके पास होगी, मेनली जनता के पास। अगर सरकार अच्छे से काम नहीं करेगी तो उसको बदल दिया जाएगा अगली बार इलेक्शंस में। नेक्स्ट है नागरिक अधिकारों का सिद्धांत। आपको पता ही है कि नागरिक कौन होता है, किसी देश में रहने वाला जो व्यक्ति होता है वो उस देश का नागरिक होता है। उसको कुछ अधिकार मिलते हैं जिनके थ्रू वो क्या करता है, उस देश में रह सकता है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो एक नागरिक होने के नाते उसको बहुत सारे अधिकार मिले होते हैं, तो वो न्यायपालिका में जा सकता है, मतलब कि कोर्ट जा सकता है। इसके अलावा कोई कानून स्पेशली उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है तो उससे रिलेटेड चीजें वो कर सकता है। तो ये सब चीजें एक नागरिक होने के नाते बहुत सारे अधिकार मिलते हैं। ठीक है, तो नागरिक अधिकारों का सिद्धांत होता है लोकतांत्रिक सरकार में देखने को मिलता है ये चीज। और मेनली क्या होते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, फ्रीडम हो गया, इसके अलावा राइट टू वोट है, इसके अलावा कहीं भी घूमने फिरने, और बहुत सारे ऐसे अधिकार होते हैं जो कि लोगों को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती, यानी कुछ चैलेंजेस लोकतंत्र के जो कि बहुत बेसिक से हैं। पहला है लोकतांत्रिक सरकार गठन की चुनौती, यानी सरकार को कैसे निर्माण किया जाए। दूसरा है लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती, और तीसरा है लोकतंत्र में मजबूत बनाने की चुनौती। तो इसको देख लेते हैं। आधार तैयार करने की चुनौती, यानी आज भी विश्व के 1/4 हिस्से में लोकतंत्र नहीं है। वैसे लोकतंत्र अब ज्यादातर कंट्रीज में आ गया है। इन इलाकों में आधार तैयार करना ही लोकतंत्र की चुनौती है। जहां पर लोकतंत्र नहीं है वहां पर आधार तैयार करना बहुत ही बड़ी बात है। इस मामले में हम क्या देखते हैं कि जो तानाशाही सरकार है उसको हटाने की जरूरत होती है, और वहां की जो सरकार है उस पर सेना के नियंत्रण को दूर करने की भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि आप देखते हैं कि कुछ कंट्री में क्या होता है कि जहां लोकतंत्र नहीं है वहां तानाशाही सरकार होती है और वो अपने हिसाब से काम करती है। उनके अगेंस्ट भी कोई बोल नहीं सकता, उनकी आलोचना नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें, मीडिया की बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं उनकी कंट्रोल में पूरी तरीके से होती ही है, और सेना के ऊपर कंट्रोल तो उनका होता ही है। तो ये सारी बहुत बड़ी चुनौती हैं। इसे समझने के लिए नेपाल का एक एग्जाम्पल लेते हैं। नेपाल में राजतंत्र है, जब उसका अंत हुआ तो लोगों को बहुत ज्यादा क्या करना पड़ा था, इस चीज के लिए आंदोलन करना पड़ा था, और लोकतांत्रिक सरकार ने राजतंत्र को फाइनली हटा दिया था, और वहां पर भी संसद का निर्माण हुआ था, फेडरल सिस्टम आया। अभी नया होने के कारण नेपाल में लोकतंत्र का आधार बनाने की चुनौती है। खैर नया वर्ड तो नहीं। अब क्या है, इस वक्त नेपाल में लोकतंत्र का आधार बनाने की जरूरत है, क्योंकि तख्ता पलट की जो कंडीशन है वो बनी ही रहती है मोस्टली कंट्रीज में जहां पर राजतंत्र बहुत स्ट्रोंग होता है। तो राजतंत्र तो हट चुका है, पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र का स्ट्रोंग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विस्तार की चुनौती की अगर बात करें तो लोकतंत्र के विस्तार का मतलब क्या होता है, ये होता है देश के हर क्षेत्र में लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को लागू करना होता है, और लोकतंत्र के प्रभाव को समाज के हर वर्ग और देश की हर संस्था तक पहुंचाना होता है। यानी जो लोकतंत्र का जो कह सकते हैं कि जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है अच्छे तरीके से पावर का, या फिर कह सकते हैं कि सभी चीजों को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाता है। हर किसी ग्रुप के पास समानता, स्वतंत्रता, इन सब चीजों की क्या होता है, एक्सेस होता है। तो ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के प्रभाव को समाज के हर वर्ग और हर संस्था को फील होना चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती के कई एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि स्थानीय स्वशासी निकायों को अधिक शक्ति प्रदान की जानी चाहिए, जो मैंने अभी बोला है। लोकल गवर्नमेंट जो है, जिसको आप पंचायत भी कहते हैं, उसको और ज्यादा पावर की जरूरत है ताकि वो और अच्छे से काम कर सके। इसके अलावा क्योंकि लोकतंत्र की जो विशेषता है उसमें ये है ना कि जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका बंटवारा होगा। तो पावर का बंटवारा सिर्फ केंद्र और राज्य तक ही सीमित ना रहकर स्थानीय जो संगठन है उनको भी अच्छे से होना चाहिए। संघ के हर इकाई को संघवाद के प्रभाव में लाना जरूरी है, और महिलाओं और अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से जोड़ना जरूरी है। ठीक है, उनको सेपरेट नहीं रखना है, उनको सबको एक साथ लेकर ही चलना है। इसलिए बहुत सारे राइट्स वगैरह जो है वो रिजर्व कर दिए गए हैं।
लोकतंत्र के विस्तार का एक और अर्थ है, क्या है कि ऐसे फैसलों की संख्या कम करना जिन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हटकर लेना पड़े, यानी जो भी डिसीजंस हो वो लोकतंत्र की जो भावना है उसी को ध्यान में रखकर लिए जाए, तो क्या होगा, लोकतंत्र का जो विस्तार है वो और ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। नेक्स्ट है लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जो कि हर लोकतांत्रिक देश को लोकतांत्रिक देश में देखने को मिलती है। लोकतंत्र की प्रक्रियाओं और संस्थाओं को मजबूत करने से लोकतंत्र की जो जड़ें मजबूत होती है। किन चीजों से? प्रक्रियाएं और संस्थानों को। जो लोकतंत्र के ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारे जो कि काम करते हैं, उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनको होने की जरूरत है। इससे लोगों में लोकतंत्र के प्रति क्या होगा, अपेक्षाओं के बारे में सही सही पता चलता है। देखिए हमारे समाज में डाइवर्सिटी बहुत है, तो अलग अलग समाज में लोगों की लोकतंत्र से अलग अलग अपेक्षाएं होती है। कोई इंसान क्या सोचता है लोकतंत्र का, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, दूसरी तरफ कोई व्यक्ति के लिए लोकतांत्रिक सरकार की अलग इंपॉर्टेंस हो सकती है। 80 के दशक तक भारत में जब चुनाव होते थे तो बूथ लूटने और फर्जी मतदान करने की जो घटना है वो आम बात होती थी। ठीक है, एक मूवी है न्यूटन, राजकुमार राव की शायद, तो वो इलेक्शन के बारे में ये कि एक एरिया है वहां पर इलेक्शन कराना है और उस इलेक्शन को कराने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इस चीज का, तो आप प्रोमो जरूर देख लेना उसका। इलेक्शन कराने में प्रॉब्लम होती है और काफी इसमें सस्पेंस है, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है कि फाइनली वहां पर जो लोग हैं जो जिनको वोट देने जाना है वो भी पहुंचते नहीं है डर की वजह से। तो बहुत सारी इसमें चीजें हैं। तो बूथ लूटने और फर्जी मतदान देने की जो समस्या थी वो शुरुआत में थी, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जो है ये चीजें बदली। और पता है आपको, इलेक्शन कमीशन ने इस चीज में बहुत ज्यादा क्या किया है, बहुत ज्यादा योगदान किया है, अलग अलग कानूनों की बात की है और काफी निगरानी रखने का काम भी किया है। ठीक है, इलेक्शन जो कमीशन है उसने राजनीतिक दलों में अनुशासन बनाने का काम भी करा है। उसके बाद बूथ लूटने की जो घटनाएं हैं लगभग ना के बराबर ही हो गई है। उसके बाद लोगों का चुनाव आयोग पर विश्वास बढ़ गया है। ठीक है, मैंने चुनाव आयोग की बात की यानी इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे रूल्स बनाए और लोगों को अपने साथ जोड़ा और फाइनली इसका पर्पस क्या था कि जो इलेक्शन है वो एकदम सक्सेसफुल तरीके से हो पाए और एकदम फेयर निष्पक्ष होने चाहिए। इलेक्शंस का मतलब क्या है कि कोई अगर वोट दे रहा है तो एकदम निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए ना सरकार का, तो वही वाली सिचुएशन है यहाँ पर। यहाँ पर हम बात करेंगे भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियां। सबसे पहले देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहा जाता है कि सभी जो दल हैं उनको पूरा पूरा अधिकार है प्रतिद्वंदिता करने का, यानी कंपटीशन रखने का। इसके अलावा जो दल है वो एक वर्ग राजनीति या फिर जाति धर्म और इन सब अमीर गरीब और किसी ग्रुप वगैरह से रिलेटेड जो राजनीति है उससे ऊपर उठकर बात करें, उससे ऊपर उठकर रहे और देश को चलाने का काम करें। लेकिन इस लेवल में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है, इसलिए कह सकते हैं कि जो संकीर्ण दलीय राजनीति है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरा है संघ और इकाइयों के बीच में टकराव। हमें पता है फेडरल स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया हुआ है, संघवादी जो स्ट्रक्चर है वो भारत ने फॉलो किया हुआ है, यानी हमारी जो गवर्नमेंट है पहले केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, उसके बाद फिर पंचायत या फिर नगर पालिका आप कह सकते हैं। तो संघ एवं इकाइयों के बीच में टकराव का मतलब है कि संघ जो है यानी केंद्र जो है और उसके जो इकाइयां हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, उनके बीच में टकराव की जो स्थिति है वो हमेशा देखने को ही मिलती रहती है। ठीक है, इसकी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। सरकार के तीनों अंगों के बीच में टकराव देखने को मिलता है। जो तीनों अंग हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसके अलावा विधायिका। ठीक है, इन्हीं तीनों पर तो पूरा स्ट्रक्चर चलता है ना देश का। कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब होता है कोई अगर गड़बड़ होती है किसी चीज में तो न्याय करने का जो काम है वो न्यायपालिका का है। जो हमारे कोर्ट वगैरह है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो केंद्र लेवल पे या फिर पूरे देश को देखने के लिए, या फिर हाई कोर्ट हो, ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का कोर्ट हो, यहाँ पर न्यायपालिका सभी के लिए निष्पक्ष तरीके से काम करेगी। इसके अलावा विधायिका जो है वो कानून बनाने का काम करती है देश के लिए। इसके अलावा जो कार्यपालिका है वो इन सब चीजों को इनके एग्जीक्यूशन पे बात करती है, यानी कि इन सबको एग्जीक्यूट करने पर का काम करती है। ठीक है, जो भी कानून बनाया गया है उसको लागू करवाने का जो काम है उसको ठीक तरीके से देखने का काम है वो कार्यपालिका करेगी। और कहीं भी कोई दिक्कत है तो न्याय या कह सकते हैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। तो सरकार के जो तीनों अंग है कहने के लिए तो फ्री है पर फिर भी एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो इनके बीच में ज्यादातर टकराव की जो स्थिति है वो देखने को ही बनती है। दलों द्वारा
उम्मीदवारों के टिकट वितरण में पारदर्शिता का अभाव, यानी जब टिकट वितरण होता है तो उम्मीदवारों का जब उनको टिकट दिया जाता है तो उसमें पारदर्शिता का अभाव है कि किस बेस पर किसी को मना किया जा सकता है या फिर किस चीज पर बेस पर किसी को एक्सेप्टेंस दी जा सकती है कि टिकट देने के लिए। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है, यानी पारदर्शिता की कमी है। किसके द्वारा? दलों द्वारा। ठीक है, दल किसको अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहा है, क्यों कर रहा है, या फिर क्या क्या चीजें हैं, इन सबको लेकर विवाद देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है गठबंधन की राजनीति की मजबूती। हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो देश है लोकतंत्र, इसमें गठबंधन की राजनीति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसमें गठबंधन की राजनीति में क्या होता है, जब भी इलेक्शन होते हैं देश को चलाने के लिए, जब पीएम वाले जनरल इलेक्शन होते हैं, तो इन जनरल इलेक्शन में मैं यहाँ पर जनरल इलेक्शन की बात करूंगी सबसे पहले, क्योंकि बहुत ईजी है समझना। तो इसमें क्या होता है कि जो सरकार है उसको बहुमत प्रूव करना होता है, और बहुमत प्रूव करने के लिए उसको कुछ एक सीट होती है, वो पूरी क्या करनी पड़ती है, उसको सारी सीट अपने कंट्रोल में लेनी होती है, यानी उन सबके ऊपर उसके उम्मीदवार होने चाहिए। तो अगर इलेक्शन में किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को प्रॉपर सीट नहीं मिल पाती, यानी बहुमत नहीं मिल पाता है, तो क्या होता है, जो अदर पार्टीज होती है ना, छोटी छोटी पार्टी भी हो सकती है, बड़ी पार्टी भी हो सकती है, ये सपोर्ट कर देती हैं इस वाली दल को, इस वाली पॉलिटिकल पार्टी को जिसके पास ज्यादा वोट है ऑलरेडी। ठीक है, कि सबसे ज्यादा वोट वाली पार्टी है लेकिन बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रही है, तो जो सपोर्ट कर देते हैं छोटी पार्टीज इनको, इसमें छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं इनका भी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सरकार बनती है, ये गठबंधन की सरकार बनती है, सभी पार्टीज के जो इसमें उम्मीदवार होते हैं वो शामिल होते हैं। फिर है, इस तरीके से राजनीति को मजबूती देने की जरूरत है। ठीक है, और अगर गठबंधन वाली सरकार नहीं है तो भी क्या होगा, तो भी सरकार जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो ठीक तरीके से काम करना चाहिए। सिंपल सी बात है कि सरकार, गठबंधन की राजनीति की मजबूती, सरकार को हर एक तरीके से मजबूती देनी चाहिए। ठीक है, जब भी सरकार बनाने की बात आती है तो क्षेत्रीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन की बात है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि मेन पार्टीज के तौर पे ही जानी जाती हैं इंडिया में, ये वाली पार्टी या फिर दूसरी पार्टी, इस तरीके से कहीं ना कहीं दो पार्टी का प्रभुत्व देखने को मिल जाता है, और जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी हैं इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। ठीक है, तो इनके भी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। क्षेत्रीय असंतुलन की बात यही है कि क्षेत्रीय लेवल पर ये जो कुछ पार्टी जैसे होती है जो अपने ही क्षेत्र के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाती हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय तौर पर देखें तो परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाती है, तो क्षेत्रीय पार्टी जो है ये चीज देखने को मिलता है। इसके अलावा अलग अलग जगह पर भी राजनीति देखने को मिलती है, क्षेत्रीय राजनीति की जो समस्या है वो भी देखने को यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक दलों द्वारा अपराधियों को ज्यादा महत्व दिया जाना। देखिए, अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो है वो भी कहीं ना कहीं राजनीति पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से राजनीति जो है वो पूरे तरीके से प्रभावित हो जाती है, और जो मेन पर्पस होना चाहिए राजनीति का, पॉलिटिकल पार्टी का, वो हटकर आपराधिक गतिविधियों में ही लग जाती है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि अपराधियों को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है, और क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसा होता है तो ये पूरे तरीके से प्रभाव डाल देते हैं पूरी पार्टी के ऊपर। ठीक है, सामाजिक भेदभाव की भावना देखने को मिलती है कि कोई पर्टिकुलर वर्ग है, कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, उस ग्रुपिज्म की भावना आ जाती है। ठीक है, तो सामाजिक भेदभाव की वजह से भी जो लोकतंत्र है वो ठीक से अपना काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सभी जो दल है, सभी जो ग्रुप है सोसाइटी के, उनमें बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे अगर टिकट देने की बात हो या फिर पॉलिटिकल पार्टी में शामिल करने की बात, तो उसमें किसी भी तरीके का सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो उम्मीदवार के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, प्रत्याशी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, पार्टी में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, लोकतंत्र की चुनौतियों के समाधान के लिए सुझाव। इससे पहले यहाँ पर एक पॉइंट जो है मैं आपको बताना चाहूंगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। चुनौतियों के नाम पर हम कुछ और चीजें देखेंगे, जैसे कि बेल्जियम, एक कंट्री है बेल्जियम। संवैधानिक सुधारों का एक दौर चला यहाँ पर, लेकिन डच भाषी जो लोग थे वो असंतुष्ट थे। बेल्जियम के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है सत्ता की भागीदारी टॉपिक में, उनकी अधिक स्वायत्ता की मांग थी। ठीक है, बेल्जियम में क्या था, डच और जो फ्रेंच बोलने वाले जो ग्रुप्स थे उनमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। श्रीलंका जो है 2009 में गृह युद्ध का अंत हुआ यहाँ पर, और विभिन्न समुदायों के बीच में सामंजस्य की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये क्या है, चुनौतियां ही तो है कि बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एक लोकतांत्रिक देश को काम करने में। अब वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि उन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व किस तरीके से कर पाती है। अमेरिका में नागरिक अधिकार, अमेरिका में अश्वेत लोगों को लेकर जो
डिस्क्रिमिनेशन था, उसके लिए क्या था, समान अधिकार मिले उनको फाइनली, लेकिन वे अब भी गरीब, कम शिक्षित और कमजोर स्थिति में ही है। उत्तरी आयरलैंड की बात करें तो यहाँ पर भी गृह युद्ध देखने की स्थिति मिली थी। इसकी समाप्ति पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो लोग हैं उनमें पारस्परिक विश्वास का अभाव हमेशा ही देखने को मिला है। उत्तरी आयरलैंड में क्या हुआ था ये भी हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में। यहाँ पर दो धर्मों को मानने वालों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, जो कि थे ईसाई धर्म का ही ये दो पार्ट हैं, शाखाएं हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म। प्रोटेस्टेंट टाइप मतलब कह सकते हैं कि ये दो शाखा है उसी धर्म की। तो ये दोनों जो है ये बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं। इनमें क्या है, एक ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा गरीब माना जाता है और उनको शक की दृष्टि से देखा जाता है, तो इसी वजह से इनमें विश्वास का हमेशा ही अभाव देखने को मिलता है। चाहे कितनी भी सिचुएशन सही हो जाए, पर जो ट्रस्ट लेवल है वो डेवलप नहीं हो पाया। नेपाल की बात करें तो यहाँ पर राजतंत्र खत्म किया गया और संविधान सभा में नई संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान को फिर अपनाया गया। बोलीविया की बात करें तो यहाँ पर जल संघर्ष के समर्थक मोरालेस प्रधानमंत्री बने और उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने धमकी दी कि हम देश छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर देखने को मिली। मैक्सिको की बात करें तो यहाँ पर PRI की पराजय के बाद 2000 में दूसरा स्वतंत्र चुनाव हुआ और पराजित उम्मीदवारों ने चुनावी धांधली की शिकायत भी की। ये किस चीज का एग्जाम्पल प्रस्तुत करती है, इलेक्शन में निष्पक्ष चुनाव की कमी, यानी निष्पक्षता को नहीं देखा जाता, पक्षपात वाली स्थिति देखने को मिलती है। चीन की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक सुधार अपनाती है पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है। मतलब डेवलपमेंट तो वहां पर ठीक तरीके से हो रहा है, लेकिन अगर पॉलिटिकल फ्रीडम की बात की जाए तो पार्टी बनाने की आजादी तो है, बट वो पार्टी बन नहीं पाएगी, ना ही आगे ठीक तरीके से काम कर पाएगी। तो इस तरीके से लोकतंत्र का जो चीजें हैं वो क्या है, एकदम फ्री होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन जहां पर लोकतंत्र नहीं है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, वहां पर जो हालात है वो काफी अलग है। पाकिस्तान की बात करें तो जनरल मुशर्रफ जनमत संग्रह कराते थे और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप वहां पर लगते हैं। ठीक है, इराक की बात करें तो नई सरकार अपनी सत्ता कायम नहीं कर पाती, बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा वहां पर देखने को मिलती है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो मंडेला एक इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। मंडेला का जब भी नाम आएगा नेल्सन मंडेला, तो दक्षिण अफ्रीका आपको टिक करके आना है। ये सक्रिय राजनीति से इन्होंने संन्यास लिया था। उन्होंने उनके उत्तराधिकारियों पर गोरे अल्पसंख्यकों को दी गई कुछ रियायतें वापस लेने का दबाव भी बनाया गया। ठीक है, मतलब फ्रीडम तो मिल गई है, चीजें तो हो गई हैं, लेकिन जो लोगों की स्टीरियोटाइपिंग है, लोगों की जो सोच है, वो अभी भी वहीं पर ही टिकी हुई है, डिस्क्रिमिनेशन पर ही। अमेरिका गुआंतानामो बे, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते थे और अमेरिका का उनकी बातें मानने से इनकार करने की बात करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है सऊदी अरब। यहाँ पे महिलाओं को सभी सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी। मतलब जो महिलाओं के अधिकार हैं, वुमेन राइट्स हैं, उनको बिल्कुल ही एक तरफ कर दिया गया। धार्मिक अल्पसंख्यकों को आजादी भी यहाँ पर नहीं दी गई थी। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि अलग अलग देशों में जो सिचुएशन है काफी डिफरेंट है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका भी हो गया, सब हो गई कंट्रीज ऑलमोस्ट। ठीक है, श्रीलंका की हमने बात कर ही ली है। वहां पर लिट्टे जो एक संगठन बना था, कहां पर, श्रीलंका में संगठन बना था लिट्टे। इससे आपसी बातचीत की गई क्योंकि काफी ज्यादा हिंसक एक्टिविटी होने लगी थी वहां पर, तो शांति वार्ता करने की बात हुई, हिंसा लेकिन फिर से वहां पर फिर भी भड़क गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब। शिक्षा एवं जागरूकता। लोकतंत्र की चुनौतियों का समाधान करने के लिए अगर सुझाव की बात करें तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। अगर जो चुनाव है, इलेक्शन जो है, वो एकदम सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से कराए जाए तो कहीं ना कहीं हमें जो सरकार मिलेगी वो एकदम लोगों की पसंद वाली सरकार मिलेगी, और लोगों ने पसंद किया है उस सरकार को, इसका मतलब उस सरकार ने, उस दल ने कोई ना कोई काम तो अच्छा किया ही होगा, या फिर उस व्यक्ति ने कोई तो अच्छा काम किया ही होगा लोगों के लिए। तो जो चुनाव है उसका निष्पक्ष और स्वतंत्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जनसंपर्क माध्यमों की स्वतंत्रता, यानी लोगों को अवेयर करने की चीजें भी होनी चाहिए, लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। इसके लिए बिल्कुल फ्रीडम होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेस के ऊपर जो है पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए सरकार द्वारा या फिर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा। प्रेस को जो उसकी बोलने का हक दिया जाता है, अभिव्यक्ति का जो हक है, वो उसको मिलते रहना चाहिए। तो जनसंपर्क माध्यमों की स्वतंत्रता, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो इंटरनेट हो, या फिर वो हो
न्यूज एजेंसीज किसी भी तरीके की, या फिर आप टीवी पे बहुत सारे न्यूज चैनल्स देखते हैं, कोई कुछ भी हो सकता है, सभी को फ्रीडम होना चाहिए, तभी तो लोकतंत्र का जो सही चीज है उसको वो प्रस्तुत कर पाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे मेन बात क्या होती है कि अगर कुछ सही नहीं हो रहा है तो उसकी क्या की जा सकती है, आलोचना। तो आलोचना का जो अधिकार है, अगर उसका ही प्रयोग नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा। शिक्षा और जागरूकता, शिक्षा सबसे बड़ी चीज है, हर इंसान के लिए बहुत जरूरी चीज है शिक्षा। तो अगर शिक्षा, लोगों को ज्यादा शिक्षित किया जाएगा और अगर जागरूक किया जाएगा चीजों को लेकर, लोकतंत्र की जो भी सिद्धांत हैं वो लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है, उनके क्या अधिकार हैं, क्या क्या चीजें वो कर सकते हैं, क्या क्या सही चीजें हैं जो वो कर सकते हैं, ये उनको पता होना चाहिए। तो उनके अंदर अवेयरनेस लाना जरूरी है। बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, तो यहाँ पर बात हो रही है बेरोजगारी की समस्या। सबसे बड़ी बात है, जब किसी इंसान के पास पैसा नहीं होगा तो उसे क्या तो राजनीति से मतलब है, क्या किसी चीज से मतलब है। उसको सबसे पहले अपना पेट भरना है। अगर उसका पेट ही भराना हुआ नहीं है तो वो कुछ और चीज कैसे सोच सकता है। कहते हैं ना कि जब तक पेट खाली रहता है तब तक तो, खाली पेट तो भोजन भी नहीं होते, मतलब भगवान का नाम भी नहीं लिया जाता। तो लोकतंत्र क्या है, क्या राजतंत्र, क्या लोकतंत्र, कुछ भी चलता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए तो किसी को कुछ करना ही नहीं है, तो इसलिए हम कहाँ तो वोट देने जाएं। तो इसी वजह से शिक्षा की जरूरत है ना, जागरूक करने की, वोट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेरोजगारी की जो समस्या है उसके ऊपर भी सरकार को विचार करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो फिर उससे क्या होगा, देश डेवलप होगा और उन्नति जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सकेगी। स्थानीय स्वशासन की मजबूती है, जो हमारे देश का जो थर्ड लेवल है जहां से रूल होता है, फर्स्ट क्या है, सेंट्रल लेवल, दूसरा है हमारा स्टेट लेवल और तीसरा है हमारा सरकार का लेवल, थर्ड लेवल, जिसको कहते हैं हम स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नमेंट, जो पंचायत और नगर पालिका जिसके अंदर आते हैं। तो ये जो है इसकी मजबूती जरूरी है, क्योंकि जो सत्ता है उसकी जो पूरे तरीके से शक्ति है, या कह सकते हैं कि पावर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन तभी सही तरीके से होगा जब इस थर्ड लेवल पर यानी लोकल जो लेवल है इस पर भी शक्तियां दी जाएगी, ताकि जो आम लोग हैं, जो छोटे लेवल पे लोग हैं, जिला लेवल पर लोग हैं, उनके लिए कुछ चीजें की जा सके। समानता की स्थापना, समानता यानी इक्वालिटी, इक्वालिटी जब भी आएगी कंट्री में तभी तो लोग ठीक से काम कर पाएंगे। अगर उनको पहले ये सोचना पड़ेगा कि हम इक्वल ही नहीं है, ठीक है, और इक्वालिटी बहुत सारे एस्पेक्ट में हो सकती है, ठीक है, जैसे कि रोजगार में, बहुत सारी पॉलिसीज में, और अगर इलेक्शन की बात करें तो वहां पर भी। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे समानता की जरूरत है। स्पेशली लोकतांत्रिक सरकार में तो बोला ही जाता है कि सभी लोग समान हैं, किसी के साथ भी न्याय को लेकर या फिर किसी कानून को लेकर कोई भी निष्पक्ष भाव नहीं रखा जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ग्राउंड लेवल पे क्या क्या चीजें होती हैं। तो समानता की जो अवधारणा है वो सभी लोगों को पता होनी चाहिए और समानता के ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए लोगों को, ठीक है। तो इक्वालिटी जो है वो एक लोकतांत्रिक सरकार की एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसमें सुधार करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर आजकल के टाइम में तो बिल्कुल देखने को मिल ही रहा है। इसके बाद है सुधारात्मक कानूनों का निर्माण, यानी विधायिका जो है वो ऐसे कानूनों को बनाए जिससे कि सुधारात्मक नीति चले। जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन ने क्या अधिकार दिया लोगों को कि वो किसी भी संस्थान से क्या पूछ सकते हैं। हाँ, कुछ संस्थानों को छोड़कर जिनसे इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती, उनको छोड़कर कुछ मतलब सभी संस्थानों से पूछा जा सकता है, यानी क्वेश्चन किया जा सकता है किसी भी मैटर को लेकर। तो आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो लोगों को दिए गए हैं, या फिर कह सकते हैं कि कानूनों के माध्यम से लोगों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो सुधारात्मक कानून बनाने की, ज्यादा से ज्यादा कानून बनाने की सरकार को जरूरत है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायपालिका की जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात यह है कि यहाँ पर जो जज हैं, ठीक है, जो जजेस हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके का पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और वो पूरे निष्पक्ष तरीके से अपने डिसीजन ले सकें, इस चीज के लिए देखना चाहिए। तो उनका जो डिसीजन है वो बिल्कुल निष्पक्ष तभी होगा जब उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। तो यही है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, जो न्याय की व्यवस्था है उसके बारे में सभी को इक्वालिटी के साथ न्याय मिलना चाहिए, साथ में निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये लोकतंत्र को मजबूत करने का एक इम्पोर्टेंट काम आगे इस तरीके से कर सकता है, ठीक है। तो ये थे कुछ सुधार। इसमें एक स्लाइड है वो पहले ही लग गई है, उसको मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर सुधार के तौर पर हम और क्या चीज कर सकते हैं वो देखेंगे। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे डॉक्टरों की अनुपस्थिति।
ठीक है, चुनौती है और इसके लिए सुधार क्या किया गया। राजनीतिक दलों का चंदा, इसमें चुनौती और इसमें सुधार क्या किया गया, इसको भी एक बार देख लेते हैं। यूपी गवर्नमेंट की बात हो रही है कि एक सर्वेक्षण कराया गया और पता चला कि गांव का जो एरिया है वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जो डॉक्टर अपॉइंट किए गए थे वो एब्सेंट रहते हैं काम की जगह से, यानी हॉस्पिटल से क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। तो और अपना काम क्या करते हैं, सैलरी लेते हैं हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट सैलरी लेते हैं और इसके अलावा वो निजी प्रैक्टिस भी करते हैं, मतलब अपने खुद के क्लिनिक्स भी उन्होंने ओपन किए हुए हैं। महीने में सिर्फ 1-2 बार चले जाते हैं काम पर और पैसे लेने तो जरूर चले जाते हैं, तो अकाउंट में उनके आ ही जाते हैं। तो गांव वालों को साधारण रोगों के इलाज के लिए भी शहर जाना पड़ता है और वहां पर फीस भी मोटी देनी पड़ती है। इसीलिए तो भी प्राइवेट चला रखे हैं कि गवर्नमेंट में जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जब डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो लोग किसको दिखाएंगे, तो उनको जबरदस्ती फिर कहाँ जाना पड़ेगा, प्राइवेट में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि ये पूरी एक बहुत बड़ी समस्या थी, चुनौती थी। इसके लिए प्रस्ताव क्या रखा गया कि सरकार को डॉक्टरों के लिए एक नियुक्ति वाली एक जगह पर रहना अनिवार्य कर देना चाहिए, मतलब जहां पर डॉक्टर का हॉस्पिटल है उसी के पास ही कोई रहने की जगह होनी चाहिए ताकि वो इजीली अप डाउन कर सके। उनकी सेवा समाप्त कर दी जाए, अन्यथा मतलब अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनको हटा दिया जाए उनके पद से। इसके अलावा डॉक्टर की उपस्थिति ठीक से हो रही है इसकी जांच के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को भी अचानक छापा करना चाहिए। ग्राम पंचायत के लिए भी डॉक्टरों के लिए क्या करना चाहिए, एक वार्षिक रिपोर्ट छापनी चाहिए जिसमें ये चीज होना चाहिए कि लिखने का अधिकार, मतलब उनके बारे में लिखने का अधिकार उनको होना चाहिए। इस रिपोर्ट को पंचायत में रखा जाना चाहिए ताकि सभी को पता चले कि वहां के हालात कैसे हैं। तो इस तरीके से ऐसी जो समस्या है उनके समाधान के लिए यूपी गवर्नमेंट को कई टुकड़ों में बांटना है और प्रशासन कुशलता से काम कर सके, इसको देखना है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों का चंदा। लोकसभा का पिछला चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार थे उनकी संपत्ति औसतन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। यह डर व्यक्त किया जा रहा था कि अब चुनाव लड़ना सिर्फ अमीरों का और उनको समर्थन रखने वालों के लिए ही संभव है। अधिकतर राजनीतिक दल बड़े व्यवसायिक घरानों से चंदे पर निर्भर हैं। आशंका इस बात की भी है कि राजनीति में पैसा यहीं से ही बढ़ती हुई भूमिका के खिलाफ हो जाएगा, मतलब यहाँ कि राजनीति में पैसे की जो बढ़ती हुई भूमिका है, राजनीति में पैसे का जो बढ़ता हुआ रोल है वो गरीबों के खिलाफ जाएगा और लोकतंत्र में जो थोड़ी बहुत आवाज उठा पाते हैं उनसे भी वंचित हो जाएंगे, क्योंकि जिस ग्रुप के लोग आगे बढ़ेंगे उस ग्रुप को वो सबसे ज्यादा प्रमोट करेंगे। अगर अमीर आदमी ही भरे पड़े होंगे राजनीति में तो वो गरीबों के दर्द को नहीं समझ पाएंगे, इसमें ये बात कही गई है। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं वही पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। सुधार के प्रस्ताव पर क्या किया जा सकता है कि प्रत्येक राजनीतिक दल के वित्तीय लेखा को सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए और लेखा सरकारी ऑडिटरों से कराया जाना चाहिए। इसके अलावा चुनाव का जो खर्च है वो सरकार उठाए ताकि बाहर से उनको पैसा लेने की, चंदा लेने की जरूरत ही ना पड़े। पार्टियों को चुनावी खर्च के लिए सरकार कुछ रकम दे, यानी कुछ पैसा दे। नागरिकों को भी दलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चंदा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे चंदों का आयकर छूट मिलनी चाहिए, ठीक है, कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 2 तरीके की सिचुएशन रखी गई हैं और इनसे निपटने की बात भी की गई है। तो इस तरीके से जो भी एक प्रॉब्लम आती है उसके सॉल्यूशन के तौर पर सरकार को कुछ ना कुछ चीजें निकालनी जरूर चाहिए। तो लोकतंत्र एक ऐसे स्ट्रक्चर जहां हम लोग मेन है, यानी जो देश की जनता है, जो देश के नागरिक हैं, उनका रोल सबसे बड़ा है। तो ऐसे में उनके जो रोल है उसको हटाया नहीं जा सकता और इसमें सबसे ज्यादा जो रोल है ना लोगों का वो है अवेयरनेस। लोगों को सिर्फ कहीं बातों पर या सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ना ही हाफ फैक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। पूरी तरीके से बात को क्लियर होने के बाद ही कुछ उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और आजकल तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, किसी ने कोई एक चीज, वीडियोस बहुत ज्यादा आगे भेजी जा रही हैं, ठीक है, व्हाट्सएप किया जा रहा है, फेसबुक किया जा रहा है, तो पहले उस वीडियो का पूरे तरीके से सच देखना चाहिए कि वहां पे दिखाया क्या जा रहा है और राय बनाने से पहले तथ्यों को ठीक से समझ लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। एमसीक्यूज लगाना मत भूलना, एमसीक्यू टेस्ट जरूर देना और कमेंट सेक्शन में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाए उनके